हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। क्लास 12 फिजिक्स सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। हम कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी, सीजी बोर्ड एग्जाम 2021। और जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है कि जितने भी आपके ब्लूप्रिंट और पैटर्न में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क्स वाइज, जितने मार्क्स के क्वेश्चन है जिस चैप्टर से आने हैं वो सारे के सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। यह है आपकी परीक्षा की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। बहुत ही जरूरी है, 2 महीने से भी कम समय बच गया है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे कोरोना के कारण से पढ़ नहीं पाए हैं, तो चलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन A to Z मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा लगातार। ये जो आपका महीना है, मार्च का महीना, मैंने टारगेट लेकर चला है 5 मार्क्स, 4 मार्क्स का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा 1 महीने पहले आपके एग्जाम के, ठीक है, 1 महीने पहले, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सके, सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो मैं आप सभी बच्चों को देने वाला हूं। और चैनल के साथ आप अपना प्यार बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जितनी ज्यादा संख्या में चैनल सब्सक्राइब होगा हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं आप सभी बच्चों के लिए मैं लगातार लेकर आते रहूंगा। तो चलिए आज के क्लास की बात करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट कर चुका है बेटा, एक वीडियो आ चुका है हमारा 4 मार्क्स का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने शुरुआत वहीं से की थी। 4 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से, वो मैंने अपलोड कर चुका है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। मैं हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराते जाऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, लिंक आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स के। और एक और वीडियो जो 5 मार्क्स का यूनिट 1 चैप्टर 1 पार्ट 1 था, इसी चैप्टर का, वो भी अपलोड हो चुका है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिले हो गया ये वीडियो, मगर अब रेगुलरली आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास एक बार फिर से देखिए। हमारा आज का क्लास है 5 मार्क्स का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 अंक वाला, वो हम एक बार फिर से देखेंगे। और आज मैंने जो टॉपिक चुना है 100% गारंटेड, वहां से 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता ही है, ठीक है। ये टॉपिक है बेटा गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। टोटल 4 क्वेश्चंस बताऊंगा और मैं दावा करता हूं कि यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। ये अब आपको 90+ चाहिए, तो जैसे जैसे हम प्रोसीजर आपको बता रहे हैं बेटा, वैसे वैसे हमको फॉलो करते रहिए। जैसे मैं आपको तैयारी करने बोलता हूं, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो 90+ क्या आपका पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे। अच्छे से आप तैयारी करेंगे। और फिजिक्स तो है अभ्यास का काम, जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं मैं यूनिट 1 की। चलिए बेटा, यूनिट 1 मालूम है नाम क्या है? स्थिर वैद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पूरी की पूरी जो इस चैप्टर की कहानी है आज मैं आप सभी बच्चों से क्लियर कर देता हूं कि आखिर है क्या। यहां 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है बेटा विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड है स्थिर विद्युत विभव तथा क्षेत्र। ये 2 चैप्टर हैं। और अंक जो हैं आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो अंक का विभाजन है वो कुछ इस तरीके से है। एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो हम चल पड़े हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और यही 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। और आज का वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन 100% श्योर, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे, मेरा दावा है। नहीं तो जब क्वेश्चन पेपर आएगा, आपका एग्जाम होंगे, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो मैं बताया हूं उसको प्रूव करने के लिए कि जैसा मैंने बताया था उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैंने लिख दिया गॉस प्रमेय उसके अनुप्रयोग, 100% पूछा जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन आपको दिखाई देगा, वो प्रेस कीजिएगा। जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बेटा। चैनल लाइक कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत ज्यादा प्यार आपसे हमको चाहिए। जितना ज्यादा आप प्यार हमको देंगे उतना ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। ओके बच्चों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही जनरल चीजें जो आज के क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। अगर आप गॉस का प्रमेय
आपको करना है, आपको गॉस का प्रमेय अगर सीखना है तो ये 3 छोटे छोटे जो परिभाषाएं हैं या टॉपिक्स हैं वो मालूम रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले है रैखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? जब आवेश का वितरण एक रेखा की अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। कोई भी एक लंबा रॉड है हमारे पास में, ये एक लंबा रॉड है, इसमें अगर हम चार्ज फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने चार्ज फ्लो कराया, कितना चार्ज फ्लो कराया? Q, स्मॉल q ले लेना चार्ज, ठीक है, Q फ्लो कराया, तो इसके प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसे कहते हैं बेटा रैखिक आवेश घनत्व। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर चार्ज Q L लंबाई के रॉड में, कितना चार्ज बेटा? Q चार्ज L लंबाई के एक रॉड में सीधी छड़ में क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो ये चार्ज कितना है? L लंबाई का चार्ज, सॉरी L लंबाई की छड़, आवेश का मान कितना? Q। तो एक लंबाई की छड़ में आवेश का मान कितना हो जाएगा? Q बाई L। और यही एक लंबाई की छड़ में जो आवेश का मान होता है उसे हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। और किससे डिनोट करते हैं बेटा? लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा। बात समझ में आई आप सभी को? फिर से सुनिएगा। L लंबाई की छड़, चार्ज कितना? Q। तो एक लंबाई की छड़ में कितनी चार्ज? Q बाई क्या हो जाएगा? L। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रैखिक आवेश घनत्व, लैम्ब्डा बोलते हैं। लैम्ब्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई L, ठीक है। मात्रक होगा कूलम मीटर। वैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व, अब किसी भी पृष्ठ पर जब आवेश का वितरण होता है तो उसके प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? बोलता है रैखिक पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे मान के चलो एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, A पर हमने कितना चार्ज दिया? Q। तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब एक क्षेत्रफल पर, मालूम है कम के लिए हम भाग देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा Q बाई A। इसको डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा से। किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A होता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व और मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिंपल। ये भी हो गया आपका। आयतनिक आवेश घनत्व, जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है बोलता है तो प्रति एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा है उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। सेम लीजिएगा, अगर V आयतन में आवेश की मात्रा कितनी है? Q, तो एक आयतन में आवेश की मात्रा हो जाएगी बेटा Q अपॉन B, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? रो से। तो ये 3 परिभाषाएं आपको मदद करेगी कहां? गॉस के प्रमेय में। है सिंपल, याद रखना। अगर चालक रैखिक है, सीधी रेखा के समान, छड़ के समान है, तो उसके प्रति एकांक लंबाई में कितना जो आवेश की मात्रा है वो रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। अगर L लंबाई में Q आवेश है तो एक लंबाई में Q बाई L इज इक्वल टू लैम्ब्डा हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी चालक जिसमें पृष्ठ है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी? Q। A पर Q है तो एक पृष्ठ पर या एकांक पृष्ठ पर Q बाई A, ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अगर हम चालक के आयतन में Q आवेश दे रहे हैं तो V आयतन में अगर Q आवेश देते हैं तो एक आयतन में Q बाई V इज इक्वल टू रो। बात समझ में आ गई होगी बच्चों आप सभी को। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। जब लंबाई होती है तो Q बाई L लैम्ब्डा होता है, जब क्षेत्रफल होता है तो Q बाई A सिग्मा होता है, और जब आयतन की बात करते हैं तो Q बाई V होता है रो। तो ये तीनों परिभाषाएं आपको काम आएगी कहां? गॉस के प्रमेय में। ओके, तो चलिए एक ये याद रखना। और दूसरा गॉस के प्रमेय के लिए, अभी मैं तो क्वेश्चन में पहुंचा नहीं हूं, अभी जो बेसिक चीजें हैं इसके बारे में वो बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कोई भी चीज ना छूटे, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से पकड़ के रखिए, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरे जितने बच्चे जो मुझको सुन रहे हैं, मुझको समझ रहे हैं कि सर जो हमको बताना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना बेटा। जो बेसिक चीजें हैं वो हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए ताकि हमको जो आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है बेटा यहां विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बोलता है किसी भी विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या, जो बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान के चलो ये देखो बेटा, ये कोई एक पृष्ठ है। ये क्या चीज है? एक पृष्ठ है, एक सरफेस है। यहां से बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही है। कैसे? इस पृष्ठ के लंबवत, विद्युत
जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो तो कैसे निकलती हैं, पृष्ठ के लंबवत निकलती है और पृष्ठ के लंबवत ही उस पर आती हैं। तो यहां से बहुत सारी क्या निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। तो ये कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कहलाती है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका मान विद्युत क्षेत्र ई में, एक विद्युत क्षेत्र है ई बोलता है और वो कहां है, एक पृष्ठ पर स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र ई और इस पृष्ठ का एक छोटा भाग जो होता है ds, जिसको हम अल्पांश कहते हैं बेटा, कि अदिश गुणनफल से दिखाया जाता है। कैसे अदिश गुणनफल से दिखाया जाता है, देखिए इधर ये फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट होता है बेटा ds। वेक्टर ई डॉट क्या होता है बेटा, ds, या हम इसको लिखते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ds कॉस थीटा। ये होता है विद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला। स्पेशली बता रहा हूं ये चीज क्योंकि आगे हमको यूज करना है बेटा। अब यहां आपको समझना होगा इसकी दो विशेष स्थितियां होती है। स्थिति एक ये बोलता है यदि विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत है, तब विद्युत क्षेत्र ई का लंब के साथ कोण शून्य होता है, लंब के साथ कोण शून्य होता है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए मेरे पास में कुछ पेन्स हैं वो उठा लेता हूं बेटा। ये हमारा पृष्ठ, बहुत ध्यान से सुनिएगा ना, ये बेटा हमारा क्या चीज है, पृष्ठ है। ये पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना बेटा ds। ये जो रेड पेन दिखाई दे रही है वो क्या चीज है बेटा, इस पर अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं, इस पर अभिलंब है या लंब है। ठीक है, ये जो हमारा ब्लैक पेन है, ये जो हमारा ब्लैक पेन है वो विद्युत क्षेत्र है। तो पहली स्थिति बोलती है यदि विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत है, ये जो एंगल थीटा बन रहा है ना, वो थीटा याद रखना विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब के मध्य बनता है। विद्युत क्षेत्र और कहां बनता है, पृष्ठ के अभिलंब के मध्य। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य तो नहीं बनता, क्योंकि फार्मूले में किसके साथ आया है, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के साथ में आया है। मगर ऐसा नहीं होता, ये किसके मध्य बनता बेटा, ये जो एंगल थीटा होता है वो पृष्ठ और ये पृष्ठ का अभिलंब जो रेड कलर का पेन है उसके मध्य बनता है थीटा। ठीक है, तो विद्युत, ये पृष्ठ हो गया और ये विद्युत क्षेत्र अभिलंब हो गया। ये हमारा विद्युत क्षेत्र जो ब्लैक पेन है वो क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए कैसा होगा, पहला कंडीशन, यदि विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत है बोलता है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, सतह के लंबवत है। तो ये विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत, विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, सतह के लंबवत। ये विद्युत क्षेत्र जो है वो सतह के तो लंबवत हो गया मगर अभिलंब के कैसा हो गया जी, समांतर। अभिलंब के क्या हो गया, समांतर। ये विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत और अभिलंब के समांतर हो गया और कोण अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के मध्य में बनता है। ये जो cos थीटा दिखाई दे रहा है ना, वहां जो थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है बेटा, वो जो थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है वो थीटा एंगल ये अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के मध्य बनता है। तो दोनों समांतर हो गई। इसीलिए बोलता है जब विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र जो है वो सतह के लंबवत, इस सतह के लंबवत होता है तो अभिलंब के समांतर आ जाता है। तो विद्युत क्षेत्र ई का लंब के साथ कोण कितना होता है, शून्य होता है, cos 0 और फाई इज इक्वल टू आप वैल्यू रखेंगे तो ई ds cos 0 हो जाएगा बेटा, फाई इज इक्वल टू ES आ जाएगा। तो इस स्थिति में जो पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी संख्या होती है अधिकतम। तो दिमाग में बैठा लीजिए इसको, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत और अभिलंब के समांतर होता है तो हमको जो विद्युत बल रेखाएं मिलती है उनकी संख्या क्या होती है बेटा, अधिकतम होती है। मतलब जो विद्युत फ्लक्स होता है उसकी संख्या अधिकतम होती है। तो बात समझ में आई, एक बार मेरे साथ रिपीट करना, कब होती है विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होता है, तो कब होता है विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम, तब होता है जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो, पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो और अभिलंब के क्या हो बेटा, समांतर हो। ओके, अब दूसरी कंडीशन, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है तो अभिलंब के लंबवत हो जाता है। ये देखिए कुछ ऐसा, हाँ, इस तरीके से बेटा। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होगा तो अभिलंब के लंबवत हो जाएगा। तो थीटा का मान 90 हो जाएगा बेटा, cos 90 0 होता है और फाई इज इक्वल टू EDS cos 90 हो जाएगा। इस अवस्था में विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो दिमाग में बसा लीजिए इस चीज को, जब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा
और अभिलंब के समांतर होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है, और जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है तो अभिलंब से लंबवत हो जाता है, विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाता है। ये जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई वो आपको गॉस के प्रमेय में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं हम। हमारे जो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की इस वीडियो लेक्चर के, हम 1 बाय 1 एक एक करके आप सभी बच्चों को बताते चलेंगे। रेडी हो जाएंगे कॉपी पेन लेकर, ठीक है? आपके पास बुक्स होंगे तो और अच्छी बात है। मैं यहां आपको एक एक चीज डिटेल में बताते जा रहा हूं बेटा, क्या है, कैसे सॉल्व करना है, थोड़ी सी थ्योरी। मैं ज्यादा यहां बोर्ड पर लिख नहीं पाऊंगा। अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही है या आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है हमको कैसे लिखना है, तो वो भी मैं आप सभी बच्चों को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए करना होगा आपको मुझे मैसेज, अपने स्कूल का नाम, आपका अपना नाम, अपने जिले का नाम, आपके गांव का नाम लिखकर मेरे नंबर पर, मेरा नंबर है बच्चों 999319, नोट कर सकते हैं आप सभी 9993198819। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अपना नाम लिखकर मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। प्लीज कॉल ना करें, मैं बहुत कम कॉल रिसीव कर पाता हूं, तो कॉल नहीं करना है, आपको केवल मैसेज करना है। मैसेज में अपना नाम, आपके स्कूल का नाम, आपको कौन से चैप्टर का कौन से अंक का पीडीएफ चाहिए ये बताना, ठीक है? और जिद नहीं करेंगे, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आप सभी बच्चों को रिप्लाई करूंगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमारा जो पहला प्रश्न है वहां से हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न में है गॉस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न सीजी बोर्ड के साथ साथ ही अन्य बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो गॉस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। 1 साल पहले क्वेश्चन कुछ ऐसा था, प्रमेय ही दे दिया था, सिद्ध कीजिए कि वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संपूर्ण संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अगर आपको गॉस का प्रमेय देता है तो बहुत ही अच्छा है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने गॉस का प्रमेय एक बार फिर से लिख दिया है, ध्यान से सुनिएगा क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है? गॉस का प्रमेय बोलता है बेटा कि वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संपूर्ण संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संपूर्ण संख्या बोलता है किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली। मतलब क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, ठीक है, वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब ये हुआ बेटा कि जो विद्युत फ्लक्स है φe, उसका मान Q/ε0 गुना होता है। ये होता है बेटा आपका गॉस का प्रमेय। ये क्या होता है आपका गॉस का प्रमेय कि φe जो होता है वो Q/ε0 गुना होता है, ठीक है? अब सिद्ध करके बताना है, तो देखो सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। बंद पृष्ठ के रूप में मैं यहां एक गोला बना लिया। क्या बना दिया बेटा मैंने? एक गोला। इस गोले का केंद्र O है और इस पर कितना आवेश है, +Q आवेश है। इसकी त्रिज्या R, ठीक है? इसकी त्रिज्या क्या ले लिया बेटा? R। ध्यान से देखते जाएंगे ना, बहुत ही सिंपल है, कोई भी प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? देखो होता है क्या एक्चुअल में, जब हमारा ध्यान नहीं रहता है या हमारा मन नहीं रहता है तो कोई भी चीजें हमको याद नहीं होती। आप में से कितने बच्चे होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। जैसे गाना है, ठीक है, मालूम है आपको यो हनी सिंह कितने रैप्स हैं, ठीक है, बादशाह का रैप है, बहुत सारे बच्चे पूरे गुनगुनाते हैं। हमारे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, टोटल A to Z, लड़का हो या लड़की, सभी को पूरे के पूरे गाने के बोल याद होते हैं। रीजन मात्र एक होता है बेटा, हम उस चीज पर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसलिए वो चीजें हमको याद हो जाती है। वैसी आपकी पढ़ाई भी है, जब आप ध्यान से सुनने लगेंगे, सारी चीजों को अच्छे से समझने लगेंगे तो सारी चीजें आपको याद होती चलेगी, ठीक है? और मैं बहुत ही सरल तरीके से बताने की आप सभी बच्चों को कोशिश कर रहा हूं। ये एक क्या लेना, सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेना। बंद पृष्ठ के रूप में मैंने एक गोला ले लिया, और जो चीज हम बनाते हैं डायग्राम में वही चीज लेना, हमको लिखना भी पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है? वो आपकी थ्योरी होती है बेटा। ये हमने एक बंद पृष्ठ लिया बेटा, जिसका केंद्र क्या है,
ठीक है, एक गोला लिया जिसका केंद्र O है, O पर मान के चले प्लस क्यू आवेश है, उसकी त्रिज्या क्या है बेटा, R है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है। गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, मान के चलते हैं P है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसा मैंने बताया जितना देखे उतना लिख देना भैया। क्या बताया हमने, एक गोला है, गोले का केंद्र क्या है, O है, त्रिज्या कितनी है बेटा, R है, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है। अब सबसे पहले यहां हम देखेंगे कि गोले के पृष्ठ पर जो बिंदु P है वहां विद्युत क्षेत्र, ठीक है, पृष्ठ पर स्थित, पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना बोला मैंने, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा, R, तो Q अपॉन R का स्क्वायर। और हमेशा जब भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप अपने ध्यान में रखेंगे बेटा, जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं आपको दिशा बतानी है। तो इसकी दिशा जो होगी वो दिशा होगी बेटा OP के अनुदिश, OP के अनुदिश। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्यी, बाहर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी बेटा, त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर। मैंने यहां डायग्राम में भी बना दिया। ठीक है, तो पृष्ठ पे स्थित बिंदु P पर हमने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया बेटा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो त्रिज्या की दिशा में कैसे है, बाहर की ओर। अब इस गोले पर हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। ये छोटा सा हम क्या ले लिए बेटा, अल्पांश। ये अल्पांश जिसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, ds है। कितना है क्षेत्रफल, कितना है, ds है। और ये क्षेत्रफल की भी दिशा, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसी की दिशा में होगी। ठीक है, ये क्षेत्रफल भी ले लिए। अब देखिए यहां हमारे पास में एक रीजन होता है बेटा, क्यों ऐसा हम करते हैं। एक छोटा क्षेत्रफल इसलिए लेते हैं क्योंकि गोला जो है बहुत बड़ा है। हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा जो हमको निकालना है। ठीक है, या हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इसलिए हमने एक छोटा पार्ट ले लिया। हम गोले को ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ क्या कर लेंगे, मान लेंगे। अब देखो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो ds है उसकी दिशा कैसी है बेटा, एक ही दिशा में है, एक समान है। तो यहां हमको एक चीज पता चलती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो ds है के मध्य जो कोण बनता है बेटा, मध्य कोण, वो कितना होगा, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री होगा। कितना होगा, थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0 डिग्री हमारे पास में आ जाएगा यहां। ठीक है, अतः जो हमारे पास क्षेत्रफल आया उसको हम बोलेंगे बेटा क्षेत्रफल अवयव। क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, ये क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला हम निकालेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स। ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हम यहां निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, छोटा क्षेत्र है तो हमको d फाई e मिल जाएगा। d फाई e इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला हो जाएगा बेटा ई डी एस। थीटा का मान 0 आ गया, ई डी एस कॉस 0 मतलब ये हो जाएगा ई डी एस। क्या हो गया, ई डी एस। ठीक है, थोड़ा सा जो थ्योरी है मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूं वो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा बेटा, उसी पैटर्न में आपको चलना पड़ेगा। फिर से एक बार शुरू करते हैं। हमने एक गोला बनाया जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। गोले के केंद्र पर कितना चार्ज है, प्लस Q। गोले के पृष्ठ पर मैंने एक बिंदु लिया बेटा P। ठीक है, तो गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, OP के अनुदिश हो गया। अब हमने बताया कि यहां बिंदु P को घेरा हुआ एक छोटा सा क्या लेते हैं बेटा, हम अल्पांश लेते हैं। एक छोटा सा क्या लेते हैं, हम एक अल्पांश लेते हैं बेटा, और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है उसको ds मान के चलते हैं। तो E और ds की दिशा एक समान हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो ds है उसके मध्य बनने वाला कोण थीटा होता है। तो क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स एक छोटे क्षेत्र के लिए हमने निकाल लिया, d फाई इज इक्वल टू eds cos 0 E इंटू ds निकल गया। अब क्या काम करेंगे, अब हम लिखेंगे बेटा, अतः ये जो गोला है इसको हम
ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे, ये आपको लिखना पड़ेगा ना, इस गोले को ऐसे ही बहुत छोटे छोटे क्या क्षेत्रफल अवयवों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। अतः हम क्या निकालेंगे बेटा, संपूर्ण गोले के कारण से, छोटा भाग निकल गया, अतः किसके कारण, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला, क्या देखेंगे हम, विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखते हैं। तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई। हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन। और कैसा इंटीग्रेशन होता है, ये सरफेस इंटीग्रेशन होता है, पृष्ठीय समाकलन होता है, किसका, जो एक छोटे अवयव के कारण आया उसका हमको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा सरफेस इंटरगल ऑफ डी फाई ई। अब डी फाई ई का मान आपको मालूम है, आप पुट कर दीजिएगा यहां सरफेस इंटरगल एस लिखकर। डी फाई ई कितना है हमारे पास में, ई डी एस है, कितना है बेटा, ई डी एस है, ठीक है। देखते जाएंगे तो फाई ई इज इक्वल टू बेटा, ये ई बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा सरफेस इंटरगल डी एस, सरफेस इंटरगल डी एस। आप जो ये समीकरण एक मान के रखना, जो विद्युत क्षेत्र निकालें। अब यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप पुट कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा बेटा, फाई ई इज इक्वल टू, ई के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मान आ जाएगा। और ये जो सरफेस इंटरगल है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो गोले का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या आर है वो हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, यहां रीजन लिख देना। जबकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ठीक है, डीएस ये क्या होता है बेटा, गोले का पृष्ठ या क्षेत्रफल बोलते हैं। ये क्या होता है, गोले का पृष्ठ होता है। तो गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहां देखेंगे बेटा, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और फाइनली बचेगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया। यही क्या होता है बेटा, गॉस का प्रमेय होता है। देखो कितना आसान था, बहुत ही स्वीट और सिंपल, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। एक गोला बनाना, गोले का केंद्र O, त्रिज्या R, गोले के केंद्र पर चार्ज कितना, प्लस Q, गोले के केंद्र से R दूरी पर, मतलब गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P लेना, P पर विद्युत क्षेत्र निकालना, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। ये फिर हम बिंदु P को घेरे हुए एक छोटे से अल्पांश, एक क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करते हैं, वो क्षेत्रफल अवयव ds कहलाता है। E और ds की दिशा कैसी होती है, एक समान होती है, दोनों के मध्य बनने वाला कोण। तो इस छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला हमने क्या निकाल लिया बेटा, जो विद्युत फ्लक्स है, डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस आ गया, ईडीएस cos 0 मतलब ईडीएस आ गया। अब संपूर्ण गोले को मान सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव से मिलकर बना हुआ है। तो संपूर्ण गोले के कारण निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हम सरफेस इंटरवल कर दिए, फाई इज इक्वल टू इंटरवल सरफेस इंटरवल डीएस डी फाई ई, डी फाई के मान ईडीएस था, ई कॉमन बाहर निकाल लिए, कांस्टेंट है, किसका सरफेस इंटरवल होगा, सरफेस का ही होगा। तो 1ds देखिए इंटरवल आपको मालूम है 1dx x होता है, तो 1ds क्या हो जाएगा बेटा, s मतलब गोले का पृष्ठ या गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है। जितना डिटेल बोलेंगे आप उतना डिटेल में हम आपको समझा सकते हैं भाई। ई सरफेस इंटरवल का ds ये क्या है बेटा, कुछ नहीं मतलब 1, तो ई इंटू क्या हो जाएगा s क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हमने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन समीकरण नंबर 1 से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से q अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाई ई इज इक्वल टू बचता है q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये होता है गॉस का प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई ये, ठीक है, 100% चांसेस रहते हैं। एक चीज और बताता हूं, 1-2 साल पहले एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो आवेश है यदि गोले के पृष्ठ के बाहर हो तो क्या होगा विद्युत फ्लक्स का मान, ये एग्जाम में पूछा गया था। अगर ये चार्ज गोले के पृष्ठ के बाहर होगा तो चार्ज का मान, हमको तो गॉसी पृष्ठ चाहिए, बंद सरफेस चाहिए, तो ये चार्ज का मान गोले के पृष्ठ के बाहर होगा तो Q का मान 0 हो जाएगा बेटा, और विद्युत फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखना, कभी कभार पूछ देता है, एक बार पूछा था बोर्ड एग्जाम में, आप 1-2 साल पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। आगे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2
गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। ये आता है बेटा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में, एप्लीकेशंस में आता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहां एक क्वेश्चन और पूछा है बेटा, गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक, ये भी पूछ सकता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब देखेंगे गॉस का प्रमेय लिखना है, तो गॉस का प्रमेय तो मैंने बता दिया आपको लिखकर। ठीक है, गॉस का प्रमेय आप लिख सकते हैं हर क्वेश्चन के साथ। इस चैप्टर में याद रखना, जो भी क्वेश्चन पूछेगा गॉस का प्रमेय उसके साथ इंक्लूड रहेगा बेटा। हर बार आपको बोलेगा कि गॉस का प्रमेय आपको लिखना है। ठीक है, तो आप गॉस का प्रमेय लिख सकते हैं। तो चलिए गॉस का प्रमेय तो अब मैंने बता दिया, पहले से मैं सीधे सीधे क्या करता हूं बेटा, कूलाम के नियम को व्युत्पन्न करता हूं। तो यहां कूलाम के नियम को व्युत्पन्न करने के लिए हम वायु या निर्वात में एक बिंदु O लेते हैं जिस पर आवेश कितना है बेटा, प्लस Q। देखते जाना, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं ना, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, जो भी थ्योरी है ठीक है, मैंने बता दिया बेटा, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, जो भी थ्योरी है जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमको बताएंगे, हम आपको पीडीएफ जरूर अवेलेबल कराएंगे। एक बिंदु O है बेटा, O पर कितना आवेश है, प्लस Q आवेश है। ठीक है, ये बिंदु कहां स्थित है, वायु निर्वात पर। अब O को हम केंद्र मानेंगे और कितनी त्रिज्या का, यहां से स्मॉल r त्रिज्या का। ठीक है, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींच लेते हैं बेटा। ठीक है, O को केंद्र मानेंगे, r को त्रिज्या मानेंगे, स्मॉल r का हम एक गोला बना लिए। ठीक है, ये गोला बना लिए। एक गोले का पृष्ठ कैसा कार्य करेगा, बोलता है गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब फिर से हमारा प्रोसेस बेटा, गोले के पृष्ठ पर हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे। गोले के पृष्ठ पर क्या ले लेंगे बेटा, छोटा सा अल्पांश ले लेंगे। अल्पांश ये हो जाएगा बेटा ds। ठीक है, अल्पांश क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। और यहां जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी बेटा, वो कैसे होगी, त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर। ठीक है, और गोले के बोल सकते हैं आप किसी भी पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो त्रिज्या की दिशा में कैसे आती है बेटा, बाहर की ओर ही होती है। ये डायग्राम आप इधर ऐसे मत बनाना, मैंने आपको समझाने के लिए। कोई भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो त्रिज्या की दिशा में कैसी होगी बेटा, बाहर की ओर होगी, इस तरीके से। क्लियर, तो आप सिंपली डायग्राम बना लेंगे, एक दिशा में ही दिखाएंगे। एक हमने गोला बना लिया, गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश माने, त्रिज्या क्या था बेटा r। यहां एक पृष्ठ बना लिया, पृष्ठ का कितना है, ds है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इस पृष्ठ पर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होगी, एक समान होगी। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे, इस क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे बेटा कि E और ds क्या चीज, जो वेक्टर E है। ठीक है, जो हमारे पास में वेक्टर E है, E और ds की दिशा कैसी है, एक समान है। अतः थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अतः इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E इजिकल इंटीग्रेशन वेक्टर EDS क्या हो जाएगा, cos 0। फाई E इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन वेक्टर EDS cos 0, मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, आप E को बाहर निकाल लेना बेटा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ds का। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ds का। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था क्या होता है ये, फाई E इजिकल टू। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा E इंटू 4πr², जबकि इंटरवल जो होता है हमारे पास में ds वो क्या होता है, गोले के 4πr², मतलब ये होता है गोले का पृष्ठ। क्या होता है बेटा, गोले का पृष्ठ होता है। हो गया ये। ठीक है, इसको आप क्या ले लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। मगर ये गॉस प्रमेय की सहायता से बनाना है बोलता है, इसलिए लिखना आप गॉस प्रमेय लिख लेना। परंतु हमको मालूम है क्या चीज, गॉस का प्रमेय। क्या चीज मालूम है बेटा हमको, गॉस का प्रमेय मालूम है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई
E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिखाई दे रहा है, यहां भी फाई ई है, यहां भी क्या है बेटा फाई ई है। तो अब यहां हम लिखेंगे कहां से, समीकरण 1 और कहां से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। तो E इंटू बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q अपॉन क्या हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन 0। यहीं से आगे हमको देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखता है, गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक लिखिए बोलता है। तो गॉस प्रमेय लिख लिया हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, बोलता है जो कूलाम का नियम है बेटा वहीं गॉस प्रमेय के कारण से क्या निकलता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलता है। याद रखना, दिमाग में रखना। बहुत सारे बच्चे बनाते नहीं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये तो हमारे टॉपिक में नहीं है। कूलाम का नियम जो है बाद में आता है, पहले हम क्या निकालते हैं, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये व्यंजक आपका निकल गया। अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो आप यहां तक बना के रुक सकते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन, देखो 4 पाई इधर आ रहा है और साथ में मैं एप्सिलॉन ले रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और Q को अलग से लिखना, Q अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये आया बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मगर हमको कूलाम का नियम निकालना है। कूलाम का नियम आपको याद होगा, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। तो कूलाम के नियम के लिए हम यहां एक छोटा सा लाइन लिख लेते हैं बेटा, माना ये बिंदु P ले लेना है, इसको माना बिंदु P पर क्या चीज है, एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बच्चों मालूम है आपको, परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जो किसी बिंदु किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित नहीं करता। तो माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्या है, Q 0 है। अतः ठीक है, बल, उस पर लगने वाला बल F इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, Q नॉट E। F इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट E। और यहां से F इजिकल टू Q नॉट को गुना कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। E का मान है हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बेटा कूलाम की नियम में लगने वाला बल। तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसान है। एक शॉर्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ये एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं ना, बताने के लिए बनाया था मैंने आपको। एक बिंदु लेना O, वायु निर्वात पर एक बिंदु क्या है बेटा O, जिस पर कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। यही चीजें हमको लिखनी भी है। ठीक है, एक बिंदु O है जिस पर कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। इससे R दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं और R को त्रिज्या मानकर बिंदु P से होते हुए एक गोला बनाते हैं बेटा। गोले का बंद पृष्ठ किस तरह कार्य करता है, गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। बिंदु P पर हम एक क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो बोलता है इस गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक समान होगी। ठीक है, और परिमाण भी क्या होगा बेटा, समान होगा। तो किसी भी बिंदु पर लेते आप, चाहे यहां लेते, चाहे आप यहां लेते, चाहे आप यहां लेते, सेम चीजें आती। तो हमने कोई एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव ले लिया जिसका एलिमेंट जो एरिया एलिमेंट है वो कितना है बेटा, ds है। तो E और ds की दिशा समान होने के कारण थीटा का मान 0 होता है। अतः इस गॉसी पृष्ठ से, ये जो गोलीय गॉसी पृष्ठ है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू eds cos 0 E इंटीग्रेशन ds का मान कितना होता है, गोले का पृष्ठ होता है, गोले के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर बेटा समीकरण नंबर 1। और गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है तो उसका उपयोग करना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो गॉस प्रमेय फाई E इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और 2 से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। एक एक पक्ष राइट हैंड साइड बराबर कर लेना। सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक मिलेगा बिंदु आवेश के कारण। तो E इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर बोलता है माना बिंदु P पर, जो बिंदु P है, P पर परीक्षण आवेश कितना है, बोलता है बेटा Q नॉट है। ये मान के चलेंगे यहाँ परीक्षण आवेश कितना है हमारे पास में, Q नॉट है। तब ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्लस Q चार्ज के कारण लगने वाला जो बल है वो बल F इजिकल टू Q नॉट E फार्मूला होता है, F इजिकल टू Q नॉट और E का मान रख देंगे। तो F इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या होता है बेटा, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप व्युत्पन्न कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन होता है सारे टीचर्स का, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का है हमारा, गॉस का प्रमेय लिखना है।
फिर से वही काम, गॉस का प्रमेय मैंने बता दिया है एक बार आपको, आप हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको पीछे इस टॉपिक से, वहां आपको गॉस का प्रमेय हमेशा लिखना होता है। तो गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से बोलता है किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। बोलता है किसी रैखिक आवेश के कारण निकालना है, या कई बार ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है कि किसी अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। किसकी सहायता से बेटा? गॉस प्रमेय की सहायता से। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम पर फोकस करते हैं। हमारे याद रखना डायग्राम हमेशा बहुत ही अच्छा आपका बनना चाहिए बेटा। ये एक लंबा रेखी चालक है जिसकी लंबाई कितनी बेटा? कैपिटल एल है। ठीक है, इस चालक पर बोलते हैं कि कितना चार्ज दे दिया जाता है? प्लस क्यू चार्ज दे दिया जाता है। ठीक है, वितरित कर दिया जाता है। कितना चार्ज है बेटा? प्लस क्यू। इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहली चीज याद रखना, ठीक है, मैं एक एक करके बताते जाता हूं बेटा। इसमें प्लस क्यू चार्ज देने से मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के, कौन सा आवेश घनत्व आ जाएगा यहां? रैखिक आवेश घनत्व। क्या आ जाएगा बेटा यहां? रैखिक आवेश घनत्व आ जाएगा। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एल। प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो यहां से आप पहला इक्वेशन बनाएंगे बेटा, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और लिखना भी ऐसी वर्डिंग्स में, एक अनंत लंबाई का एक क्या है हमारे पास में? रेखीय चालक है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है। उस पर कितना आवेश वितरित किया गया? बोलता है बेटा इस पर जो आवेश का वितरण किया गया है उस आवेश का मान कितना होता है? क्यू होता है। कितना होता है बेटा? क्यू होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना है। इस पर जो आवेश का वितरण हुआ है उस आवेश का मान कितना होता है? क्यू होता है। अब इस रेखी चालक पर अगर क्यू आवेश है तो इसका रैखिक आवेश करना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा इंटू एल, समीकरण नंबर 1 बन गया। ओके, आगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम यहां, ठीक है, मान के चलते हैं कि इस चालक से बेटा कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी। ठीक है, इस चालक से आर दूरी पर एक बिंदु है हमारे पास में बेटा P, और इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लिखते भी चलेंगे कि माना चालक से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम R को त्रिज्या और यहां स्मॉल l लंबाई का एक बेलन बनाते हैं। बेलन बनाने का वजह स्पष्ट होता है क्योंकि गॉस का प्रमेय जो रहता है बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है, तो हमको एक बंद पृष्ठ की जरूरत है। इसलिए हमने आर को त्रिज्या और कितने लंबाई का? स्मॉल एल लंबाई का, यहां मैं लंबाई यहां दर्शा देता हूं बेटा, ये स्मॉल एल लंबाई का यहां हम एक बेलन बना लेते हैं बेटा। ये बेलन कैसे काम करेगा? ये एक गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा बेटा? गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी आप समझ जाइए, फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ये बेलन कितने पृष्ठों से मिलकर बनता है बेटा? 3। ये S1, ये S2, ये S3। ये जो बेलन होता है 3 पृष्ठों से मिलकर बनता है, S1, S2 और S3। S1 और जो S3 है वो वृत्तीय है। कैसे पृष्ठ है बेटा? वृत्तीय पृष्ठ है। और S2 जो है वो वक्री पृष्ठ है। कोई भी बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बनता है। ठीक है, 2 वृत्तीय समतल वृत्तीय पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ क्या होता है बेटा? उसका वक्रीय पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है? वो वक्रीय पृष्ठ होता है। तो 2 पृष्ठ यहां S1 और S3 समतल वृत्तीय पृष्ठ है, और जो तीसरा पृष्ठ है बेटा वो है यहां वक्रीय पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है? ये वक्रीय पृष्ठ है। तो हमको इन पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स की गणना करनी होगी। किसकी गणना करनी होगी? विद्युत फ्लक्स की। मैंने शुरुआत में आपको बेसिक चीजें बताई, वहीं से एक बार फिर से आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगर मैं इस पृष्ठ पर देखूं, ठीक है, इस पृष्ठ पर बेटा ये क्या है? ये होता है बेटा पृष्ठ का अभिलंब। समतल वृत्तीय पृष्ठ की बात कर रहा हूं। ये है पृष्ठ का अभिलंब, एन कैप से डिनोट करते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी बेटा? तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वो इस रेखा से लंबवत कैसे होगी बेटा? बाहर की ओर होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो देखो कौन से पृष्ठ के लिए? जो वृत्तीय पृष्ठ के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा का मान 90 डिग्री है, मतलब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसे है बेटा? समांतर, और अभिलंब के कैसे है? लंबवत है। तो वृत्तीय पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स आएगा उसका मान कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। वैसे ही सेम यहां भी होगा बेटा। ये अभिलंब
और ये विद्युत क्षेत्र E। यहां भी एंगल कितना क्रिएट होगा, थीटा का मान बेटा 90 डिग्री होगा। पृष्ठ और किसके मध्य, अब विद्युत क्षेत्र और अभिलंब के मध्य। यहां भी विद्युत फ्लक्स का मान, यहां जो विद्युत फ्लक्स का आएगा बेटा, ठीक है, कौन से सरफेस के कारण, ये फाई S1 के कारण उसका मान 0 हो जाएगा। ये फाई S3 के कारण इसका भी मान कितना हो जाएगा बेटा, विद्युत फ्लक्स का मान 0। तो ये चीजें हमको समझ में आ गई कि जो पहला वृत्तीय पृष्ठ है और ये तीसरा नंबर का जो वृत्तीय पृष्ठ है वहां विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। तो हमको विद्युत फ्लक्स की गणना कहां करनी होगी, ये वक्री पृष्ठ पर। वक्री पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E होगी बेटा। यहां फिर से हम एक छोटा सा क्या करेंगे, अल्पांश ले लेंगे, अल्पांश जिसका मान कितना है, ds है बेटा, और दिशा E के दिशा में होगी। ठीक है, तो यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है, जो भी है थ्योरी थोड़ा सा लिख लेना बेटा, और उसके बाद बता देना कि S1 और S3 कैसे पृष्ठ है बेटा, समतल वृत्तीय पृष्ठ हैं, जहां विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसा है बेटा, समांतर है। पृष्ठ के कैसा है बेटा, समांतर है। ठीक है, जहां विद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के समांतर है, अतः विद्युत फ्लक्स, अतः विद्युत फ्लक्स कौन सा पृष्ठ, पहले पृष्ठ फाई S1 और फाई S3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे हम देखेंगे किसके कारण बेटा, वक्रीय पृष्ठ S3 पर विद्युत क्षेत्र E और ds एक ही दिशा में हैं, अतः वहां से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वहां से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई S2 दूसरे पृष्ठ से बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, E ds 2 cos 0 कितना हो जाएगा बेटा, फाई E ds 2 cos 0, ये हमारे पास में मान आ जाएगा बेटा। ठीक है, सरफेस इंटरवल ये, ठीक है, ये हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ जाएगा। यहां भी बेटा क्या होगा हमारे पास में, E को बाहर निकाल लेंगे, सरफेस इंटरवल होगा कौन सा, सेकंड, cos 0 1 हो जाएगा बेटा। तो ये फाई S2 इज इक्वल टू E इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 पाई RL, यहां हम लिख देंगे। जबकि क्या चीज, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RL होता है। ठीक है, तो E इंटू 2 पाई RL आ गया। इसलिए, ठीक है, इसलिए चलिए हम ऊपर करते हैं बेटा। इसलिए बेलन का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3। तो फाई S1 0, फाई S2 E इंटू 2 पाई RL, फाई S3 0। ठीक है, फाई इज इक्वल टू आ गया बेटा, या फाई E इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया हमारे पास E इंटू 2 पाई RL, ये आ गया। ठीक है, इसको आप एक समीकरण मान लेंगे बेटा। कौन सा समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। परंतु गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ठीक है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या बोलता है बेटा, फाई E इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 3 बनता है। हमको समीकरण 2 और चाहिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से E इंटू 2 पाई RL अपॉन Q अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन 0।
ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये हो गया बेटा Q 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब समीकरण 1 से किसका मान, Q का मान रख देना, मान रखने पर E इजिकल टू Q कितना दिखाई दे रहा है, लैम्डा इंटू L 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। LL क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, और फाइनली E इजिकल टू लैम्डा 2 पाई R एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फिर से एक बार देखेंगे बेटा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि गॉस का प्रमेय हमको लिखना है और रेखीय आवेश अनंत लंबाई के किसी रेखीय चालक के कारण से, पतले रेखीय आवेश के कारण से क्या निकालो बोलता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए बोलता है गॉस प्रमेय की सहायता से। तो रेखीय जो चालक लेंगे, ठीक है, जो हमने रेखीय चालक लिया बेटा, कितने लंबाई का रेखीय चालक लिया हमने, कैपिटल L। ठीक है, ये पतला उस पर हमने आवेश Q डाला था, तो रैखिक आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। सबसे पहले बनाएंगे बेटा Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। समीकरण नंबर 1 तैयार रखना। फिर इस जो रैखिक चालक है उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिए जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी थी, E। तो मालूम है गॉस का प्रमेय जो होता है वो बंद पृष्ठों पर लागू होता है। तो हमको एक क्या था बेटा, एक हमको बंद पृष्ठ की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी बेटा, हमको एक बंद पृष्ठ की जरूरत थी। ठीक है, तो हमने एक बंद पृष्ठ बनाने के लिए R को त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई का एक बेलन बनाया। बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बनता है S1, S2 और S3। मैंने आपको यहां करके दिखाया बेटा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो अभिलंब है उनके मध्य बनने वाला कोण कितना है, थीटा इक्वल टू 90। चूंकि cos 90 का मान होता है बेटा 0, इसीलिए S1 और S3 जो समतल वृत्तीय पृष्ठ है वहां से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाता है बेटा, 0। मगर वक्री पृष्ठ में जो वक्री पृष्ठ होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यहां जो अभिलंब है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कैसे होता है बेटा, समांतर होता है, और विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसे जा रहा है, लंबवत। इसीलिए यहां विद्युत फ्लक्स का गणना की हमने, phi s2 इक्वल टू e ds2 cos 0, e इंटू ds2 हो गया बेटा, phi s2 इक्वल टू e इंटू 2 पाई RL। बेलन का क्या आ गया बेटा, वक्र पृष्ठ आ गया। बेलन का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो है वो हमने निकाला, तो e इंटू 2 पाई RL आ गया। गॉस का प्रमेय लगा देना। ठीक है, पहले और तीसरे पृष्ठ में तो 0 हो गया था, दूसरे पृष्ठ का आया इंटू 2 पाई RL। गॉस का प्रमेय लगा दिया, phi इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 और 3 से e इंटू 2 पाई RL इंटू Q एप्सिलॉन 0, E निकाल लेना, Q इज इक्वल टू 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 से Q का मान रख देंगे बेटा, लैम्डा LL कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन 0। ये होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, मेहनत कीजिए, बार बार लिख कर देखिए, हम आपके साथ में, आपको 100% सफलता मिलेगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जैसा मैं बताते जा रहा हूं उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलिए। ओके बच्चों, बच्चों हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, गॉस का प्रमेय एक बार फिर से लिखना है इस प्रश्न में, तथा साथ ही इसकी सहायता से किसी आवेश की अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। यह भी एक अच्छा प्रश्न होता है बेटा। तो देखो यहां हमने सबसे पहले, मैंने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है, यहां हमने एक चादर ले लिया। चादर को आप नाम दे देना बेटा, इसको चादर को आप नाम दे देना बेटा ABCD। ठीक है, एक चादर ले लिया। मालूम है चादर में कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं बेटा, चादर के 2 पृष्ठ होते हैं। हमारे पास में यहाँ एक चादर है, चादर ABCD 2 पृष्ठ है। इस चादर पर हमने आवेश कितना दिया है बेटा, +Q। ये आवेश जो होता है चादर के प्रत्येक सिरे पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहां भी सबसे पहले बेटा हमको क्या लिखना होगा, यहां हमको पृष्ठीय आवेश घनत्व देखना होगा। क्या देखना होगा बेटा, हमको पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के, सिग्मा इज इक्वल टू होगा बेटा Q अपॉन A। तो यहां Q इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिलेगा सिग्मा इंटू A। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा A। हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 1। ठीक है, ये चीज समझ में है। एक ABCD आवेश का अनंत समतल चादर प्लेट है जिस पर हमने +Q आवेश समान रूप से वितरित किया हुआ है। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो Q इज इक्वल टू आ जाता है बेटा सिग्मा A। अब इस जो, ठीक है, अनंत समतल चादर प्लेट है वहां से कितनी दूरी पर बोलता है बेटा, मान के चलेंगे हम कितनी दूरी पर, R दूरी पर। कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है। बिंदु क्या है बेटा, P, जहां हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P है। ये कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक जहां हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय
किधर होती है बेटा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे ही हम दो पृष्ठों से मिलकर बना है तो हम दूसरी ओर भी बेटा, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस पर एक और बिंदु ले लेंगे बेटा, जिसको हम नाम दे देंगे पी डैश। क्या नाम दे देंगे बेटा, पी डैश। यहां भी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो यहां पीपी डैश एक एक्सिस बन जाता है। पीपी डैश क्या बन जाता है बेटा, एक्सिस। तो पीपी डैश को एक्सिस लेकर देखिए मैंने एक बेलन बनाकर रखा हुआ है, ठीक है, फिर से एक बेलन बन गया। यहां भी बेलन के 3 पृष्ठ होंगे, एक, 2 वृत्तीय और तीसरा होगा बेटा वक्रीय, ठीक है। सेम कार्य यहां भी हमको करना है। जो भी थोड़ा सा आप वर्णन है, डायग्राम का वर्णन कर देना। उसके बाद आपका पहला काम आप हमेशा याद रखना, ये बेलन एक गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। बेलन के पृष्ठ पर आपको किसकी गणना करनी है बेटा, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा, कहां से, वक्री पृष्ठ से। लिखना है यहां, आपको लिखना होगा बेटा, बेलन का कौन सा पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ जो होता है, या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, बेलन का वक्रीय पृष्ठ किसके, विद्युत क्षेत्र के। विद्युत क्षेत्र के कैसा होता है बेटा, समांतर होता है। अतः यहां विद्युत फ्लक्स जब भी समांतर बोलेगा याद रखना, ठीक है, पृष्ठ के साथ नहीं बनाता। कौन किसके साथ बनाता है, मैंने शुरुआत में बताया बेटा, अभिलंब के साथ। अगर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो अभिलंब के साथ कैसा होगा, लंबवत होगा बेटा, मतलब थीटा का मान 90 होगा, ठीक है। अतः यहां विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कैसा होगा बेटा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, यहां मैं रीजन दे देता हूं। जबकि हमको मालूम है फाई ई इज इक्वल टू, बेटा क्या चीज मालूम है हमको, फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट क्या होता है बेटा, डीएस होता है, और ये हो जाएगा ई डीएस कॉस 90, तो इक्वल आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा बेटा, 0, ठीक है। और वैसे ही बेलन के वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है, बेलन के वृत्तीय पृष्ठ किसके बेटा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ठीक है। अर्थात मैं लिख देता हूं यहां, चलिए, अभिलंब के कैसे हो जाते हैं, समांतर हैं। अतः वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स, ठीक है, दो वृत्तीय पृष्ठ हैं, तो हम वृत्तीय पृष्ठों पर क्या निकालेंगे बेटा, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, बेटा दो वृत्तीय फ्लक्स का है तो फार्मूला हो जाएगा ई एस कॉस 0, ठीक है। वृत्तीय पृष्ठ के क्षेत्रफल हम क्या मान के चलेंगे कि वृत्तीय जो पृष्ठ है उनके क्षेत्रफल कितने हैं बेटा, ए है। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा ई ए कॉस 0। समझ में ये, तो यहां फाई ई इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएंगे 2 ई ए, क्योंकि कॉस 0 तो होता है 1, तो ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा 2 ई ए, ठीक है। अतः बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2EA प्लस 0। दो वृत्तीय पृष्ठों के कारण 2A आया और ये हमारे पास 0 आ गया बेटा, तो ये हो जाएगा 2EA, ठीक है। यहां आप इसको इक्वेशन बना लेना, फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2EA। कौन सा समीकरण बनेगा, समीकरण नंबर 2। ये विद्युत फ्लक्स का आ गया। अब तो बहुत आसान है बेटा, परंतु कहां से, गॉस प्रमेय से। परंतु गॉस प्रमेय से क्या होता है हमारे पास में, फाई ई इज इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे कहां से, समीकरण 2 और कहां से, समीकरण
3 से, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से क्या आ जाएगा, 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, E इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 A, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब यहां बेटा आप क्या करना, समीकरण 1 से सिग्मा ए रख देना। कहां से, समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ए 2 एप्सिलॉन 0 ए और ए कैंसल, E इज इक्वल टू बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आ जाएगा व्यंजक। किसके लिए आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आ जाएगा। तो ये आज का क्लास हमारा यहां होता है कंप्लीट। ठीक है, आप ऐसे ही बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बार बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो हम यहां आप सभी बच्चों के लिए उपस्थित हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा, हर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस महीने अपलोड होने हैं, आपके एग्जाम के पहले सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। आप हमारा चैनल को फॉलो करते रहिए, शेयर कीजिए बेटा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और अधिक से अधिक जो प्यार है वो हमारे साथ बनाए रखिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।